नमस्कार। राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात कोरोना संकट और देश की अर्थव्यवस्था की। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। पहले से ही बेहाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस संकट की दोहरी मार पड़ी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकें कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि आर्थिक मंदी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालांकि कई केंद्रीय मंत्री अभी भी दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर है। इससे पहले सरकार भी लगातार इस बात को मानने से इनकार करती रही है कि देश में आर्थिक मंदी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आर्थिक मंदी के मुद्दे पर सरकार इस बार गंभीर है? अगर है तो सरकार आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कब करेगी? सवाल यह भी है कि क्या निवेश आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों का गला घोट दिया जाएगा? अगले आधे घंटे हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सीपीआई के नेता अमरजीत कौर, जेएनयू के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री प्रवीण झा, बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल और अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल। शुरुआत करते हैं वैभव जी आपसे, चूंकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इस समय जो पूरी स्थिति है उसमें एक बात तो सरकार भी मानेगी, आप भी मानेंगे कि हालात बहुत ही चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण हैं। इससे निकलने का क्या रास्ता है? क्योंकि शुरू में कहा जा रहा था कि चीन जिस तरह से परेशान है कोरोना को लेकर, वो भारत के लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नमस्कार पंकज जी और आपके सभी पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। देखिए, एक ये वैश्विक बीमारी से जो है वो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, और पूरे विश्व के मुकाबले यदि हम भारत की हालत देखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने समय रहते कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से हमें इस पूरी बीमारी को कंट्रोल करने का मौका लगा। अब जहां तक कंट्रोल करने की बात है, अब हमने कंट्रोल को कर लिया। अब इसके आगे क्या? इसके आगे हमारे को, जब हम ये कोरोना से उभरेंगे तो हमारे देश को अर्थव्यवस्था की जरूरत होगी, अर्थव्यवस्था को सही करने की जरूरत होगी। और प्रश्न जाहिर है, कोई भी पूछेगा, आप भी पूछेंगे और मेरे सभी मित्रगण भी पूछेंगे। उसका उत्तर बड़ा सटीक है। ये देश मोदी सरकार के जरिए पूरे विश्व में सारे मैन्युफैक्चरर से और बाकी कंपनियों से वार्तालाप में व्यस्त है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश कर रहा है। उन अपॉर्चुनिटीज के तहत एक है फंड मैनेजमेंट, जो कि आप फंड अवेलेबिलिटी होती है। दूसरी होती है वन सिंगल विंडो अप्रोच लाइसेंसिंग के लिए, यानी आप आइए, कंपनी रजिस्टर करिए और कंपनी को चालू करने की कोशिश करिए। तीसरी होती है आपकी कंप्लायंसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है और उसके अंदर भी रिलैक्स किया गया है। यानी आपने तीन बेसिक जो स्तंभ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। जहां तक हमारी ऑनगोइंग अर्थव्यवस्था की बात है, ये तो थी नई अर्थव्यवस्था। ऑनगोइंग अर्थव्यवस्था की जहां तक बात थी, वहां पे आपने सब्सिडी दी, वहां पे आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, वहां पे आपने सब्सिडाइज लोन दिया, जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करी है सारे बैंकों ने सारी कंपनियों को, जहां पे आपने पुरानी कंपनियों को सहूलियत दी है फटाफट से बिजनेस खोलने के लिए विद गाइडलाइन। ठीक है वैभव जी, तो आप दोबारा फिर आएंगे आपके पास। यानी आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन प्रोफेसर प्रवीण झा, आपको क्या लगता है कि सचमुच इतना सीधा सरल मामला है जैसा कि अभी वैभव जी बता रहे थे? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो पूर्व कोरोना काल में ही बहुत ही बुरी हालत में थी, और आज जिस तरह हम मजदूरों की त्राही त्राही पूरे देश में देख रहे हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए शहरों से, खासतौर पर जहाँ उत्पादन की स्थितियां बनेंगी, तो वो एक और नया संकट होगा और गांव में शायद उनके पास करने को उस तरह से चीजें नहीं है। आप कैसे इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को समझ रहे हैं? देखिए, ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी, जो हाल में कई लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईसीयू में है। ये कह रहे थे लोग, ये कोरोना संकट के पहले, तो अगर कोरोना संकट के पहले हम ऑलरेडी आईसीयू में थे तो अभी कहाँ हैं, उसके लिए शायद एक उचित मुहावरा भी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। स्थिति बहुत ही गंभीर है जी। और पहली बात जो आवश्यक है किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए, वो ये है कि इस स्थिति की गंभीरता को समझा जाए। अगर वो नहीं समझते हैं तो एक दुर्भाग्य है। जो
70 से 90% जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल ध्वस्त सी स्थिति में अभी है, ठहरी हुई है। उस पे जो लोग आश्रित हैं उन सब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो रोज का जो उनका खर्च है वो चलना मुश्किल हो गया है। और अब तक काफी आंकड़े इन सब चीजों को लेकर आ चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट एस्टिमेट है कि पहले क्वार्टर में जो वित्तीय वर्ष है इसके पहले क्वार्टर में तकरीबन 35 से 40% ये अर्थव्यवस्था हमारी सिकुड़ेगी। अगर हम पूरे वर्ष को लेकर देखें तो संभावना ये जताई जा रही है कि तकरीबन हम उसी जगह रहेंगे जहां अपने सकल उत्पाद के विकास के से जहां हम पिछले वित्तीय वर्ष में थे। तो ये सब अभी आकलन जा रहे हैं। उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पे खबर जो है काफी संगीन है। बिल्कुल। और जहां तक आपने मजदूरों के बारे में बात की, अगर आप उसको देखें तो वो जो स्थिति थी पिछले 5-6 वर्षों में काफी गंभीर थी। आपको याद होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से जो आंकड़े आए थे, जो कंजम्पशन सर्वे से जो आंकड़े आए थे, 50 वर्षों में जो है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें जो रियल वेजेस जो थी वो रूरल इंडिया में रूरल वेजेस जो हैं 2015 से लेके 20 तक के जो भी सबसे हाल के आंकड़े हैं वो बिल्कुल एक फ्लैट स्टैग्नेंट किस्म का दौर चल रहा है। फिर आएंगे आपके पास। आखिरी 9 महीने को अगर देखिएगा पंकज जी तो उसमें जो है बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट आई है। कृषि में, गैर कृषि में कुल अगर हम देखें जो मजदूरी की रफ्तार है और रोजगार, मजदूरी, जो जितने सारे यानी ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो लगातार गिरावट को दिखा रहे हैं और सरकार काफी बैठकें कर रही है, बहुत सक्रिय नजर आ रही है अगर हम वैसे देखें उसकी जो कार्यप्रणाली है। लेकिन सवाल तो नतीजों का है। अमन अग्रवाल जी, आप एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि यहाँ पर खास तौर पर जब कोरोना से जो संकट है, चीन से कंपनियां बाहर निकलेंगी और भारत के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन वो कुछ होता नजर नहीं आ रहा। दूसरे देशों में, वियतनाम जैसे देशों में कंपनियां जा रही पर भारत नहीं आ रही। इस तरह की जो एक संभावना थी, क्या आपको लगता है वो पीछे चली गई है और निवेश की बैठकें और मीटिंग्स का कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, देखिए आपने जो बात कही है वो ठीक है कि जो अनुमान किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जो है एकदम से इम्पैक्ट आएगा, वो हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। बट अभी हम लॉकडाउन से ऊपर के बाहर जा रहे हैं। देखिए जो 3 तारीख के बाद जो हमने एक्सटेंड किया है लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने, उसके अंदर भी जो है उन्होंने काफी सारी सेवाएं वो थोड़ा थोड़ा करके खोलने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की बात कर रहे हैं। 33% स्टाफ के साथ आप ऑफिसेज खोल सकते हैं। बहुत सारे दुकानदारें सिस्टम्स खोलने की बात की जा रही। एक स्टेप वाइज हम जो सोच रहे थे कि स्टेप वाइज एक तरीके से खोला जाएगा, उसकी शुरुआत ऑलरेडी की जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी भी बाकी सारे देश जो हैं इस चीज से उभर नहीं पाए हैं, अभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम में है। पर एक ये जो मोड है, एक मीडियम है कि हमें चाइना से बाहर निकलना है और चाइना से बाहर निकल के हमें कहीं और जाना है। तो अब और कौन कौन से देश है जहां उत्पाद ऐसा हो सकता है वो देखना जरूरी है। जहां पे निवेश की बात आती है, अगर हम देखें 97-98 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस समय जो साउथ एशियन टाइगर्स माने जाते थे वहां से पैसा निकल के चाइना की तरफ ज्यादातर गया, बिकॉज पोर्टफोलियो मनी अलाउड था, हिंदुस्तान में नहीं था। अब स्थिति अब चाइना और इंडिया में आ रहा था उस समय, इंडिया में थोड़ा आया, चाइना में ज्यादा गया। अब जो स्थिति आ रही है जहां जापान हो, अमेरिका हो और बहुत सारे देश हैं, उनको अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट चाहिए, वो कौन सी मार्केट है जो बना सकती है। यहाँ पे जो एमएसएमई सेगमेंट है इस चीज का अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है। वो अभी से सोच सकता है कि 15-20 दिन 30 दिन में वो कैसे करना है। हम ये सोचे कि लॉकडाउन के बाद ये सारी हमारी जो है सप्लाई चेन हिल जाएगी या लोग वापस नहीं आएंगे, ये गलत धारणा है। काफी हद तक हो सकता है कुछ लोग ना आए, ज्यादातर आएंगे, कुछ नए लोग आएंगे। हमेशा जब ऐसी डिस्ट्रप्शंस आते हैं तो नए सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो उन्होंने 100 ट्रिलियन रुपए की बात की थी 5 ट्रिलियन बनाने के लिए हिंदुस्तान को, उसके ऊपर मंत्रियों से बात करी हम कैसे कर सकते हैं ताकि रेगुलेटरी प्रूडेंसेस कम हो, रिस्ट्रिक्शंस कम हो, फैसिलिटेशन ज्यादा हो और बिजनेसेस बढ़ सके। ऑलरेडी बैंक्स और आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर क्लियर दिखाते हैं कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि लिक्विडिटी स्टीपन हो और एमएसएमईज को बढ़ोतरी मिल सके। मेरे विचार में हमें ये होलिस्टिक पिक्चर देखनी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि एक लाइन छोटी है और एक बड़ी है, आज के स्तर पे हिंदुस्तान की लाइन सबसे बड़ी है, क्षमता के मामले में भी बड़ी है और जो इंपैक्ट हुआ है इस कोविड का, जो अननोन वायरस है, अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या क्या कर सकता है ये।
उसका जो इम्पैक्ट ठीक। है इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली ठीक सबसे है। कम है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है अमन जी, आपका आशावाद बहुत जायज है, लेकिन हमारे साथ अमरजीत कौर भी हैं, सीपीआई के नेता, एक स्थायी विपक्ष इस देश में। अगर मजदूरों के पक्ष में लगातार कोई बोलता है तो आप लोग बोलते रहते हैं। अमरजीत जी, एक बड़ी रेखा देखनी चाहिए। कहा जा रहा है कि भाई भारत की जो स्थिति है, जो कोशिशें हैं, वो हमें इससे निकाल कर एक बेहतर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण या उसके एक तरह से एक नए रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। लेकिन आप लोग लगातार जो मजदूरों का सवाल उठाते हैं, क्या इस समय ये सब जरूरी है? मैं इसमें पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने अपनी गलतियों से बहुत जो अच्छा अवसर था कि हम ठीक से इस कोविड-19 के से निपटने के बाद अर्थव्यवस्था के संकट से बाहर निकल पाते, उसको सरकार ने उस अवसर को खो दिया शुरू में ही। जिस ढंग से इन्होंने लॉकडाउन किया, उसके चलते हुए वो अवसर इन्होंने खो दिया। आज जब ये कहा जा रहा है कि मजदूर तो आएंगे ही, घरों वापस आएंगे ही, तो अब जब हम लॉकडाउन खोलने वाले थे, तब अगर मजदूर इस स्थिति में होते कि वापस चलने की तरफ आ रहे होते तो अच्छी बात होती। अगर मजदूरों को पहले ही 5-6 दिन मिल गए होते, उनको घरों में जाने दिया होता, 1 महीने से ऊपर बिता करके, अब जब हम लॉकडाउन से बाहर निकलने वाले होते तो वो उसको ज्वाइन करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सड़कों पे चलने वालों की गिनती अभी भी कम नहीं हुई है। छुपते छुपाते चलने की कोशिश में भी गिनती कम नहीं हुई है। अब तो इनको लेबर ट्रेन कह के भी अब चलाना पड़ा है। जब मजदूरों ने हैदराबाद के अंदर रोटी खाने से मना कर दिया और क्लैश करने शुरू किए, तो मजबूर होकर के गाड़ी वहां से चली और उसके बाद निर्णय लिया गया और आज कहा गया कि 5 लेबर ट्रेनें और चलेंगी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। अगर ये काम सरकार ने सोच समझ के किया होता तो आज जिस संकट में हमारा मजदूर है, जिसने आखिरकार उद्योगों में लगना है, गांव और शहर के खलिहानों में, खेतों में और फैक्ट्रियों में जिसने काम करना है, वो कोई सा भी सेक्टर हो, वो अगर इतना प्रताड़ित और हताश नहीं होता तो शायद ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन की बात जो हो रही है ना, वो हो पाती। दूसरी बात, सरकार ने इवन दखल भी गलत तरीके से ही किया। उसमें उन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों को तो पैकेज देने शुरू कर दिए, उनके टैक्सेस घटाने शुरू किए, एमएसएमई को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर एमएसएमई में काम करता है। बड़े सेक्टर में मजदूर की गिनती कम होती है। हमारी 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी है। उस सिचुएशन के अंदर सरकार को सामने आना चाहिए था, एमएसएमई की मदद के लिए पैकेज भी देते और मार्च के बाद वर्कर्स की पे के लिए सरकार पैकेज देती। ठीक है अमरजीत जी, अमरजीत जी जवाब ले लेते हैं। आप भी समझती हूँ आपके पास अब ये मैं मान के चलती हूँ कि प्रोफेसर साहब से मैं सहमत हूँ। स्थिति, आर्थिक स्थिति हमारी पहले ही गंभीर थी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत खराब थी, अब 27% तक पहुंच चुकी है। ये बात आ गई अमरजीत जी, ये बात आ गई। हम लोग दोहराए ना, चूंकि समय कम होता है। वैभव जी, अब आपके सामने बहुत से सवाल भी आ गए। ये सवाल तो है ही कि अगर मजदूरों को महीनों से कोई कमाई नहीं हो रही है, डीए कट गया, केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, तमाम जगह वेतन कटौती हो रही, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, तो अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो फिर बाजार तो मंदी से उबर नहीं पाएगा। निर्माण शुरू भी हो जाएगा तो खरीदारी कहां होगी, जो कि पूर्व कोरोना के दौर की स्थिति थी। एक आर्थिक पैकेज के, बड़े जोरदार आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही थी, वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो बड़ी उम्मीदें हैं वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही। आखिर क्यों? मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में जो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो कि फाइनेंशियल पैकेजेस दिए हैं उसकी ओर, और करीब करीब 2 लाख करोड़ इस समय ऑलरेडी फाइनेंशियल पैकेजेस के रूप में अलग अलग तरह से एलोकेट कर दिया गया है। जहां तक मजदूरों की बात है, कामगार भाइयों और बहनों की बात है, आप देखिए जो छोटे काम हैं जिसमें हम सरकार ऑलरेडी डीबीटी दे रही है, जिन मजदूरों के बैंक अकाउंट्स हैं उनको ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं। जिन मजदूरों के बैंक अकाउंट नहीं हैं और जो कुछ सीपीआई जैसी पार्टियों की वजह से इधर उधर हो जाते हैं, जिनका ध्यान भटक जाता है, जो
क्या नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है तो उनको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी उनको नहीं छोड़ रहे अकेला, उनको हम ट्रेन उपलब्ध करवा रहे हैं, बसें उपलब्ध करवा रहे हैं और उनको अपने घरों के लिए भेज रहे हैं। जहां तक सड़कें बनने की बात है, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मदद करी है और सड़कें नहीं रोकी हैं, सड़कों का काम नहीं रोका है, जहां तक हम उनको हेल्प करके उनकी व्यवस्था करके करवा सकते हैं। जैसे आईजीएल की पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नहीं रुकी है, गैस पाइपलाइन का काम नहीं रुका है, पेट्रोलियम का काम नहीं रुका है। आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों में लेबर नहीं होती, मेरे ख्याल से टाटा का स्टील प्लांट जमशेदपुर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, $600 बिलियन का, उसमें मजदूर काम नहीं करता तो मैं और आप थोड़ी काम करते हैं, मैं और अमन साहब तो जाएंगे नहीं कोट पहन के उसमें काम करने के लिए। तो देखिए ये क्या है, मतलब अब ये तो ये सिर्फ वैभव जी राजनीतिक छींटाकशी से ज्यादा अगर हम लोग थोड़ा इस पर और गंभीरता से विषय को समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बहरहाल छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो कि श्रम कानूनों से जुड़ा है, उस पर हम बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस समय अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना को लेकर जो चुनौतियां सामने हैं और ख़ास तौर पर देश में जो आर्थिक मंदी है उसका क्या होने वाला है। जेएनयू के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री प्रवीण झा हमारे साथ हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल इस समय उठ रहा है, पूरी दुनिया में कोरोना काल में डेमोक्रेसी को स्थगित करने की एक कोशिश दिख रही है, इसको लेकर चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं और हम भारत में देख रहे हैं कि किस तरीके से कम 5 राज्य हैं जिसमें पंजाब और राजस्थान कांग्रेस के हैं, हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात ये बीजेपी शासित हैं और दोनों ने ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और जो महामारी का पूरा दौर है उसका फायदा उठाते हुए अगर शब्द का इस्तेमाल करें तो इन्होंने श्रम कानूनों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन किए हैं और कहा है कि 12 घंटे तक आप काम करा सकते हैं। और ये जो पूरी स्थिति है, ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं 19वीं सदी के उन शोषणकारी दिनों में वापस लौट सकते हैं। क्या सारी उपलब्धियां जो भारत ने, डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा रोल था 8 घंटे काम को लेकर, क्या अब हम उसको होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि कई तरफ से आवाजें आई हैं कि काम के घंटे या हायर एंड फायर इन सब को दोबारा देखा जाए। प्रवीण जी। जी पंकज जी, ऐसा है कि वैसे भी श्रमिकों के प्रति जो आप कहिएगा कि एक बहुत ही बेसिक सम्मान होना चाहिए, वो इस आर्थिक सोच में है ही नहीं। जो आर्थिक सोच हम देख रहे हैं और जो हाल में हो रहा है वो निश्चित तौर पे बहुत ही चिंताजनक है। जैसा आपने 5 राज्यों के बारे में बताया, ये गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान, और पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकारें यहाँ पे हैं। 8 से 12 घंटे जो वर्किंग डे को बढ़ाने की बात है, एक अजीब सा एक निर्णय लगता है कि क्या हम वापस उस तरह की स्थिति में जा रहे हैं जहां एक बेसिकली जिसको स्वेट शॉप मॉडल कहा जाता था, क्या वही एक हमारे लिए रास्ता रह गया है? यहां तक कि जब आपके पास इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो कामों को बांटने की बजाय एक ही वर्कर पे इतना ज्यादा बोझ डालने की जो बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में यह भी कहा जा रहा है कि जो 8 घंटे के बाद वाला जो होगा, जिसके लिए कि हर घंटे के लिए डबल वेज रेट होना चाहिए, वो भी प्रावधान नहीं होगा। तो इस सब तरह की चीजें जो सोची जा रही हैं और की जा रही हैं, जिसको हायरिंग फायरिंग को लेके जो कहा जा रहा है कि साहब सबको बिल्कुल आसान और आसान कर दी जाए, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं जिसको मैं कहूंगा कि वो जो
16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की जो चीजें थी सब जो है हमारे सामने निश्चित तौर पे फिर से वापस आएंगी। और ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि वैसे भी स्थिति जो है, जब जो भी जैसे अमरजीत जी बताएंगे आपको कि जो पूरा वर्ल्ड ऑफ वर्क जिसको आप कहिएगा वो बिल्कुल एक बुरी हालत में है, जो वर्किंग कंडीशन है, उन जो तमाम क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उन सबको लेके चिंता पहले से ही बहुत ज्यादा है। हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसा उन्होंने कहा भी, तो ये स्थिति है। और बस आईएलओ का मैं आपको एक आंकड़ा दूं, अभी स्थिति ये हो गई है कि एक महीने में, बस मार्च महीने में कोरोना के बाद जो है, जो तकरीबन 1.9 बिलियन वर्कर्स ग्लोबली हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में है, उनकी औसत आय में 60% कमी आई है। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई वो कुछ पैसा हम दे रहे हैं। अगर आप सबसे जो मजलूम किस्म के मजदूर हैं उनका एवरेज वेज लगा के देखिएगा, महीने का उनको क्या मिलता था, तकरीबन जो है 6,000 के आसपास मिनिमम उनको जो है, अगर 20 दिन का रोजगार मिल जाएगा तो मिल जाएगा। आप कह रहे हैं 1,000 रुपया हम दे रहे हैं। जरा गणित को लगा के जोड़ के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो यानी तो कैसे 6,000 खो रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, आएंगे आपके पास। 6,000 खो रहे हैं और 1,000 की राहत की बात कीजिए। अमन जी, आप कैसे देखते हैं, मतलब एक जो ये मांग खासतौर पर कॉरपोरेट जगत की ओर से आती है कि हायर एंड फायर का अधिकार दीजिए, काम के घंटे छोड़िए और वगैरह वगैरह, और यही वो तरीका है कि हम निवेश आकर्षित कर सकते हैं, आपको लगता है ये रास्ता ठीक है? देखिए जी, जहां तक कॉर्पोरेट जगत की बात है, वो काफी हद से काफी समय से डिमांड कर रहा है। और जब से कोविड शुरू हुआ तो अब तक ना मेरे को ऐसी कोई राहत नहीं मिली, जबकि और कुछ पैनलिस्ट ने कहा है कि उनको काफी हद तक राहत दी गई है। ऐसी मेरे को कोई राहत नजर उनको आती दिखती नहीं नजर आई अभी तक, पहली चीज। दूसरी चीज जो बात करी उन्होंने, जब विश्व के अंदर जब ऐसा फैला हुआ है, और आईएलओ के भी आंकड़े हैं, ये हर एक जगह वर्ल्ड के अंदर कॉर्पोरेट का कहा जा रहा है। जब कुछ देशों ने, मैंने भी काफी फोरम से कहा है कि जब बाकी देश भी एमएसएमई के वर्कर्स को दे रहे हैं तो सरकार को भी कुछ प्रावधान करना चाहिए। और मेरे विचार में सरकार भी कुछ प्रावधान करेगी इसके मान देखते हुए कि किस तरीके से जो एमएसएमई के वर्कर्स हैं, जो लिस्टेड एमएसएमईज हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स पे कर रही हैं टाइम पे, उनके वर्कर्स को किस तरीके से बेनिफिट किया जा सकता है। बिकॉज जो अनरजिस्टर्ड हैं, चाहे वो वर्कर्स हों चाहे वो एमएसएमईज हों, वो तो किसी भी हालत में नेट में नहीं आ सकती, उनको बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता है। इस सरकार ने काफी कोशिश की है कि राहत दी जा सके, लोगों तक राहत पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं कर रही है, पर हम ये कहें कि हम हर एक चीज जो है थाली में परोस के दे देंगे, मेरे विचार में गलत धारणा होगी। नहीं, बिल्कुल थाली में परोस के आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन थाली में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनका भी गला काट के आप थाली में नहीं रख सकते हैं। वैभव जी, एक बड़ा सवाल है, गुजरात में जो 12 घंटे काम करने के लिए जो नया एक तरह से कानूनी व्यवस्था की गई है, उसमें आप ओवर टाइम भी देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जो 8 घंटे में मिलेगा वही 12 घंटे में मिलेगा। कम से कम इतना तो रखना चाहिए था। क्या मजदूर इस देश की वर्तमान जो सरकार है उससे बिल्कुल निराश हो जाए, वो अपनी उपलब्धियां खो दे? डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, आई डोंट एग्री विद यू। ये सर माफ करेगा, ये गुजरात का फैक्ट है, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये गुजरात सरकार का फैक्ट है कि उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे ओवर टाइम। हाँ, मैं नहीं, उन्होंने ना देने का प्रावधान जताया है, लेकिन इस लॉ में अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। 1948 का ये लॉ है और सीटू मैडम का, अमरजीत जी का मित्र हैं तपन सेन जी, सीटू के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी नॉलेज में भी है और सरकार उनसे, तपन सेन से रोज के रोज बात कर रही है इस बारे में। और सीटू ने, जो कि वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, सीपीआई का हिस्सा है, उस पर अपना ऐतराज भी जताया है 8 से 12 करने का। लेकिन एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तो अब जहां पे ये प्रावधान हो रहा है कि 72 साल पुराना लॉ जो 1948 में था, 8 घंटे से 12 घंटे करने का है, यानी हफ्ते में 48 घंटे से 72 घंटे अलाउ करने का प्रावधान है। उसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी वर्कर 4 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम भी नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उसको दुगना वेज मिलेगा उस 1 घंटे का, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से 33% ज्यादा अर्निंग होगी उस वर्कर की। और ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। गुजरात में एक तबका ये हो सकता है कह रहा है कि उसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम ना दें, ये अभी सरकार की बात नहीं, ये आप कह भी कैसे सकते हैं? माफ करिएगा वैभव जी,
ये आप कह भी कैसे सकते हैं सरकार होते कि हो सकता है हम ना दें, और 70 साल पुराना तो संविधान भी है 48 का, अगर वो कानून है तो 49 में संविधान आया। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम इतिहास के इस तरह से देखेंगे। अमरजीत जी, अगर एक बहुत आपातकालीन स्थिति है और कह रहे हैं वैभव जी कि भाई हो सकता है ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देंगे, तब क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सवाल ये नहीं है कि अभी ये कानूनों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम तो पहले ही 44 कानूनों को जबरदस्ती 4 कोड में जो बदल की बात चल रही थी उसके विरोध में थे। अभी जो बात चल रही है 8 से 12 घंटे करने की, उसमें राज्य सरकारों ने ये तो जरूर कहा है कि हम जो कानून के हिसाब से पेमेंट है एक्स्ट्रा वो हम देंगे, पर मैं जो बात दूसरी करना चाहती हूँ, ये इसको नॉर्म बनाना चाहते हैं। हमने डट के विरोध किया है। ये 134 साल की लड़ाई के बाद, हमने 1886 के बाद 134 साल की लड़ाई के बाद हमने 8 घंटे का प्रावधान लिया और हिंदुस्तान के संविधान के तहत लिया। उसके बाद हमारा कानून इस देश में पास हुआ, तो उसको तो हम स्वीकार्य करने वाले नहीं कि फैक्ट्री एक्ट में कोई चेंज हो। हम ये कह रहे थे कि अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए कुछ काम लेने की बात कर रहे हैं तो समझ में आती है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि इसको ये नॉर्म बनाने की फ्यूचर में कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पर बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य का क्वेश्चन है। हाँ। मजदूर जो भूखों रखे गए हैं, ये कह देना कि हमने सबको कैश दे दिया, वो सरकार भी नहीं मान रही है कि सबको कैश पहुंच पाया, तो ये कैसे मान रहे हैं कि सबको कैश पहुंच पाया? अमरजीत जी, समय हमारे पास बहुत कम है। ये मान रही है जी, समय बहुत कम है, और हम एक आखिरी टिप्पणी प्रवीण जी से लेना चाहेंगे, प्रवीण झा साहब से। अब ये जो पूरी स्थिति है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया वैसी नहीं रही, कहा जाता है कोरोना के बाद भी दुनिया वैसी नहीं रहेगी, तो क्या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था ज्यादा क्रूर होगी या फिर उसके मानवीय होने की भी कोई संभावना है? प्रवीण जी। जी देखिए, हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं कि इसको हम और मानवीय बनाएं, और मानवीय बनाने के लिए क्या किए जा सकते हैं, इस पे काफी जो है चर्चा हो रही है अपने देश में, और बहुत सारे राय दिए जा रहे हैं। मसलन ये कहा गया, और तकरीबन 70-80-90% अर्थशास्त्रियों ने जो है इस पे सहमति जताई है, वो नोबेल लॉरेट से लेके बाकी जो तमाम लोग हैं, कि भाई प्रति हाउस होल्ड एक मिनिमम जो एक्सपेंडिचर नॉर्म जो है उसको ध्यान में रख के आप ट्रांसफर कीजिए, उसका प्रावधान कीजिए। जो इतना बड़ा जो खाद्यान्न का भंडार हमारे पास पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए, कैसे उसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, लेकिन उसके लिए मूल बात यही है कि जो सरकार में है उनको, जैसा आपने कहा कि वो नहीं आता है मिनिमम वेज, अपना थाली वाले उसी का मैं एक उसी मुहावरे का इस्तेमाल करें अगर हम, तो ये जो है थाली में परोसने वाली बात ही नहीं थी, बल्कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात थी। बिल्कुल, जो यानी लिया गया ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। और एक गंभीर मसला ये है कि हमने तो एक दिन पहले ही अभी मई दिवस भी मनाया है। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे रचनात्मकता के लिए ये मनुष्य जीवन का एक विभाजन होना चाहिए। ये वो मांग थी, मानवीय गरिमा से जीने की मांग, जिसके लिए रूस या चीन नहीं, अमेरिकी मजदूरों ने खून बहाया था और अपने कपड़े को अपने खून से लाल कर दिया था और उसे झंडा बना लिया था। तो ये किसी एक विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसे सरकारों को सुनना ही होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने 8 घंटे काम के लिए जो यहाँ पर भारत में जो महत्वपूर्ण शुरुआत की थी, वो संविधान का बाद में हिस्सा भी बना। वो कितना भी पुराना हो, लेकिन उससे पीछे हटने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। SRK University, not just a name, but a gate to your success.